अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 6 और नॉलेज 6.2 का आज थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम जिन एसएलओस को हमने देख लिया था हम उनको पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लें। हम लोग देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है। हेसेस लॉ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हेसेस लॉ को अप्लाई करके मल्टीपल स्टेप्स के अंदर जो रिएक्शन चेंजेस, इंथैल्पी चेंजेस आती हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने एटोमाइजेशन क्या होता है, लैटिक्स एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हमने इनको एक्सप्लेन किया और बाद में इन्हीं टर्म्स को यूज किया। फर्दर आज का जो एसएलओ होगा उसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट की इफेक्ट करते हैं। ये एसएलओ आज का हमारा टारगेट है। सेकेंडली, कल के लेक्चर में हमने बोन हाइबर साइकिल को भी कंस्ट्रक्ट किया था और आयनिक सॉलिड्स के लिए हमने एग्जांपल्स इसमें देखी थी और हमने बोन हाइबर साइकिल की कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की थी। साथ ही साथ हमने एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज ऑन आयनिक रेडियस, आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिक्स एनर्जी। ये आज का हमारा एसएलओ है। एक ये आज का हमारा टारगेट एसएलओ है 87 और सेकेंडली 84, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, ये हमारा टारगेट एसएलओ है। लेक्चर हम जो अपना स्टार्ट करेंगे वो बोन हाइबर साइकिल की कैलकुलेशन से ही करेंगे। बोन हाइबर साइकिल में जो हमने कैलकुलेशंस की थी, परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एनर्जी साइकिल्स, ये एसएलओ भी हमने कल देख लिया था। तो फर्दर फिर इसको ख़त्म करने के बाद हम लैटिक्स एनर्जी के फैक्टर्स, यानी लैटिक्स एनर्जी जो है वो आयनिक चार्ज पे डिपेंड करती है और आयनिक रेडियस पे डिपेंड करती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को अगर आप रिकॉल करें तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हेसेस लॉ पढ़ा था, हेसेस लॉ की हमने डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद हमने कैलकुलेशंस में डिफरेंट तरह के उसके रूल्स देखे थे और फिर मैंने एक कैलकुलेशन, एक सवाल की आपको करके दी थी इसकी, और इसकी अगले सवाल की कैलकुलेशन आपने खुद की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी आपने खुद की थी कैलकुलेशंस। फिर हमने कल लैटिक्स एनर्जी को पहले सीखा, लैटिक्स एनर्जी होती क्या है, लैटिक्स एनर्जी का ओरिजिन क्या है, ठीक है, लैटिक्स एनर्जी क्यों डायरेक्ट फाइंड नहीं की जा सकती, बोन हाइबर साइकिल का क्या किरदार है। और ये डायग्राम कल मैंने मैनुअल ड्रॉ की थी, आज मैं इसको आपको डिटेल से दोबारा एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, लेकिन कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो पहले हम देख लें। तो मैंने कल आपको ये फार्मूला सिखा दिया था, दिस इज R1। R1 का मतलब डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट की एनर्जी किसके बराबर थी, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। और आखिरी स्टेप क्या था, लैटिक्स एनर्जी, डेल्टा H ऑफ लैटिक्स। स्टूडेंट्स कल मैंने बताया था, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, इन तमाम फैक्टर्स की वैल्यूज हमें पता हैं, इन तमाम फैक्टर्स को हम जानते हैं। ठीक है, इन तमाम फैक्टर्स को हमने कल देखा था, ये हमें पता है। हमें अगर नहीं पता था तो क्या नहीं पता था, लैटिक्स एनर्जी की वैल्यू नहीं पता थी। तो बताइए स्टूडेंट्स, डेल्टा H लैटिक्स, ये कैपिटल H आता है यहां पर, डेल्टा H लैटिक्स किसके बराबर होगा, शाबाश, डेल्टा H लैटिक्स किसके बराबर होगा, डेल्टा H लैटिक्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, आपने क्या करना है, आपने डेल्टा H लैटिक्स जो कि स्टेप 5 के बराबर है बेसिकली ये, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, आपने डेल्टा HF में से इन तमाम फैक्टर्स को पहले आपने ऐड करना है और बाद में इक्वल के उस तरफ लाके डेल्टा HF में से क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। तो मैंने भी यही किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ कौन स्टेप 1 है, कौन स्टेप 2 है, कौन स्टेप 3, कौन स्टेप 4 है, तब मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। इन सबको मैं ऐड करूंगा और इन सबको मैं ऐड करने के बाद इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा और डेल्टा HF में से माइनस कर दूंगा। और आपको पता है डेल्टा HF की वैल्यू क्या थी, कल आपने देखा था, ये देखिए
कल आपने ये सारी वैल्यूज देखी थी। डायरेक्ट रूट जो कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -411 किलो जाउल पर मोल। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में एक छोटी सी चीज जो मैंने कल बोली थी, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, यहां 1/2 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। -411 किलो जाउल पर मोल, माइनस क्यों साइन यहां पे क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहां पर क्या साइन आया, माइनस का साइन आया। बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को हम जो हमने ऐड किया था, 108 सोडियम की एटोमाइजेशन एनर्जी है, 122 क्लोरीन की एटोमाइजेशन एनर्जी है, और उसके अलावा 496 सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, -349। माइनस क्यों आया, ओब्वियसली प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, और साइन जो है वो माइनस का यहाँ पर आएगा 349 किलो जॉल पर मोल। इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -788 किलो जाउल पर मोल, -788 किलो जाउल पर मोल। नाउ दिस इज डेल्टा एच लेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एंथैल्पी ऑफ लेटिक्स फाइंड करना आ गया है। अब हम आगे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आपने समझना है। फुल स्क्रीन जी स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट आपके पास एक केस स्टडी है, जो मैंने पहले आपको समझाया, सेम आपने इस केस स्टडी पे अप्लाई करना है, और आपने इसकी भी कैलकुलेशन करके देनी है। लेकिन मैं थोड़ी आपकी हेल्प ये कर देता हूं कि इसका मैं साइकिल आपके साथ कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। तो इसमें है क्या, बेसिकली इसमें कैल्शियम का रिएक्शन हो रहा है, जो कि कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ, और आपको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड अपने बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, तो नाउ दिस इज डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि R1 यानी √1 है बेसिकली हमारा, हमें वो गिवन है। कितनी गिवन है, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज -335 किलो जॉल पर मोल। तो यहां पर आएगा -635 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। ठीक है। अच्छा, अब हमने फर्दर वही इसकी भी हमने फाइंड करनी है, बॉर्न हाइबर साइकिल की मदद से लैटिक्स एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके स्टेप्स भी उसी तरह ही फॉलो होंगे। सबसे पहले ये कैल्शियम सॉलिड चेंज होगा किसके अंदर, कैल्शियम गैशियस के अंदर। ठीक है। और इस काम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, या क्लोरीन कह रहा हूं, सॉरी कैल्शियम। एक और नाम दे सकते हैं इसको, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि सब्लिमेशन में भी यही होता है कि बेसिकली एक सॉलिड अपने गैशियस एलिमेंट्स एटम में चेंज होता है। ठीक है। तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम कह दो, या इसको डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कैल्शियम कह दो, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में आपको क्या मिलेगा, एटोमाइजेशन मिलेगा। अब तलाश करें इसकी कितनी वैल्यू है, जैसे यहां लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यही है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और कितनी है जी स्टूडेंट्स, ये 178 किलो जाउल पर मोल। अगला काम क्या होगा, ये कैल्शियम में से इस गैशियस एटम में से, जो कि 1 मोल गैशियस एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +2। जी स्टूडेंट्स, अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ये लिखी हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज 590 किलो जूल, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, 1145 किलो जूल पर मोल। हम यहां पर कंबाइन लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा निकाल दिया है। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम +2, कैल्शियम बल्कि खाली कैल्शियम लिखना चाहिए क्योंकि +2 तो फॉर्म हुआ बना है।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वैल्यू खुद ऐड करनी है। 590 प्लस आपने ऐड करना है इसमें 1145 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप इसको खुद करेंगे। अब फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमने ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यानी बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी, जैसे कल हमने क्लोरीन का किया था, आज हमने ऑक्सीजन का करना है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा सबसे पहले गलती होगी, हम उसको ठीक कर लें। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ एक कैल्शियम है और इस तरफ भी एक कैल्शियम है, इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, उस तरफ 1 था। ठीक है, इस तरफ ऑक्सीजन 1 था, ये देखें, और इस तरफ 2 थे। तो चूंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एक ऑक्सीजन उधर भी एक ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है जी, वापस आ जाए इस पे जरा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ये लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2। O2 जो है 498 किलो जूल पर मोल है। अच्छा जी, अब यहां पर आपने एक चीज का ख्याल करना है, यहां मैंने O2 जो है वो किलो जूल पर मोल, यानी O2 के लिए 498 है। अब जिस तरह कल अगर मैं बात करूं ना, क्लोरीन के लिए 242 किलो जूल एनर्जी होती है पर मोल, बट मैंने तो कल हाफ क्लोरीन इस्तेमाल किया था ना, हाफ क्लोरीन इस्तेमाल किया था अगर आपको याद हो। तो हाफ क्लोरीन इस्तेमाल करने की वजह से मैंने इसको इस 242 का हाफ यूज किया था, यानी 121 किलो जूल पर मोल यूज किया था। समझ आ गया आपको? तो यहां पर भी आप इक्वेशन में देखो तो आपने हाफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है, तो आप 498 को हाफ करोगे। तो वी कैन से डैट, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन जो है वो गैशियस गैस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और यहां पर वो एलिमेंट की फॉर्म में आ गए। ठीक है, और इस काम के लिए एटम्स में, यानी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करने के लिए जो एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर इस्तेमाल हुई है, एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वैल्यू होगी 498 को अगर हम हाफ करेंगे तो कितना बनता है जी स्टूडेंट्स, 498 डिवाइडेड बाय 2, 498 डिवाइडेड बाय 2, 249। तो हम यहां लिखेंगे 249, थोड़ा मैं आगे करके लिख देता हूं, 249 किलो जूल पर मोल। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कैल्शियम के लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दोनों गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपने ऊपर क्या चार्ज लेके आएगा, -2 चार्ज लेके आएगा। ये स्टूडेंट्स, जब इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, जब इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा तो -2 चार्ज आने के बाद डेफिनेटली हम कहेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये रिलीज होने वाली जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ऑक्सीजन ने, तो जिस तरह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे कैल्शियम ने, तो ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो बेसिकली ये सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैं। अब मैं थोड़ा लेक्चर यहां पे रोक के आपको पहले समझा देता हूं कि जब भी ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन में एंटर होता है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के नतीजे में ऑक्सीजन -142 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक हो गया, क्योंकि फर्स्ट इनकम जो है इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से हुई, न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया और इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया। बट अगर आप ऑक्सीजन को देखो, जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया तो बाहर वाले शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, 7 हुए, तो मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में 8 हो जाएंगे, अब उसको पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपल्शन के बायस इस इलेक्ट्रॉन का एंटर होना अट्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि रिपल्शन के बाद हो रहा है।
यूं समझ लें कि पहले इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिल रही थी, अब इसको रिपल्शन मिल रही है, तो इसको एंटर करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज 844 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रोसीजर में पहली दफा एनर्जी रिलीज हुई और सेकेंड एनर्जी जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए 844 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो यूं समझ लो कि जो रिलीज हुई थी और एब्जॉर्ब हुई थी, अगर आपने नेट चेंज निकालना है, नेट चेंज आपने निकालना है, तो वैसे निकालोगे कि एनर्जी जो टोटल एब्जॉर्ब हुई, सॉरी जो टोटल इस तरह कर लो, जो 844 है, 844 जो है उसमें से आप माइनस कर दो स्टूडेंट्स 142। जब आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 844 माइनस 142 702, ऑलमोस्ट 700 किलो जूल। 702 किलो जूल एनर्जी जो है वो नेट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब ओवर देखा जाए तो 844 थी, लेकिन पहले स्टेप में कुछ रिलीज भी हुई है एनर्जी, तो नेट एब्जॉर्प्शन देखी जाए तो 702 किलो जूल है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जो एंटर हुए हैं उनके बाद जो नेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो आएगी 702 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा हम इसको यहां पे भी देख लेते हैं, हमने जो डाटा में वैल्यू लिखी है, अच्छा ये लिखी है -141, हाँ आप इसको 141 भी लिख सकते हैं, 142 भी लिख सकते हैं, स्लाइड चेंज होता है वैल्यूज के अंदर। अच्छा यहाँ माइनस का साइन जो है वो आपने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। उसकी वजह मैंने बताई कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो होता क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की दफा रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए एनर्जी देनी पड़ती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए, इसलिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बहरहाल हमने बॉर्न हाइबर साइकिल के अंदर जो वैल्यू यूज कर दी है वो हमने नेट चेंज लिखना है कि ओवरऑल 702 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आखिरी स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये प्लस माइनस ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होंगे। जब ये इसमें चेंज होंगे तो इस स्टेप का नाम है डेल्टा एच लैटिक्स। कितनी एनर्जी रिलीज होगी यही हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स जैसे कि आप रूट जानते हैं, रूट 1 और तमाम इनडायरेक्ट रूट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो बराबर होता है। तो अब मैं यहां पर अपना फार्मूला एग्जीक्यूट करूंगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग यानी रूट 1 बराबर होगा बाकी तमाम रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 4 जितने भी रूट्स हैं उनको जब मैं ऐड करूंगा उनके एंथैल्पीज को तो सब एंथैल्पीज रूट 1 के बराबर आएंगे। रूट 1 क्या है, डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट के मुताबिक कैल्शियम ऑक्सीजन से मिला और क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी वी कैन से दैट डेल्टा एच एफ बराबर है डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस नीचे मैं लिख रहा हूं बाकी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस डेल्टा एच लैटिक्स एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर आप गौर करो तो आपको क्या पता है, आपको ये वाली वैल्यू भी 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 पता है, सिमिलरली आपको ये वाली वैल्यू भी पता है, ये सारी वैल्यूज पता है। इन सब वैल्यूज को आप ऐड करोगे, डेल्टा एच एफ वैल्यू में से जो भी आंसर आएगा इक्वल के उस तरफ ले जाओगे, माइनस कर दोगे, यानी जो भी मैथमेटिक्स आपने यहाँ पे अप्लाई करना है वो अप्लाई करोगे और फाइनली आपको यहाँ पर डेल्टा एच लैटिक्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हेल्प आउट तो कर दिया है, बाकी इसको कंप्लीट सॉल्व आपने खुद करना है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अगली स्लाइड की तरफ। ट्रेंड्स इन लैटिक्स एनर्जी। लैटिक्स एनर्जी के क्या ट्रेंड्स हैं ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लैटिक्स एनर्जी बेसिकली है क्या? एक प्लस और एक माइनस के आपस में अटैच होने के बाद, अट्रैक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम ही है ना लैटिक्स एनर्जी। या इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसका नाम भी लैटिक्स एनर्जी है। अब तोड़ना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब ये जुड़ेंगे प्लस माइनस तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां वैल्यूज के साथ जो माइनस का साइन लिखा हुआ है ये शो करता है कि जब एल लिथियम प्लस और सीएल माइनस मिलेंगे, सोडियम प्लस और सीएल माइनस मिलेंगे, कैल्शियम प्लस और सीएल माइनस मिलेंगे, सीजियम प्लस और सीएल माइनस मिलेंगे, इनके मिलने पर इतनी इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब आप नोट करो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रिलीज हुई है, किस केस में रिलीज हुई है? लिथियम क्लोराइड के केस में। और सबसे कम किस केस में रिलीज हुई है? सीजियम क्लोराइड के केस में। इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, इसकी वजह क्या है? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लैटिक्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कूलम्स फोर्स के। कूलम्स फोर्स के, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूं। और कूलम्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा लैटिक्स एनर्जी होगी, यानी कि इन केस उतनी ही ज्यादा लैटिक्स एनर्जी रिलीज होगी जब वो चार्जेस मिलेंगे। इसी तरह से एक और चीज, इसको फुल स्क्रीन कर दें जी स्टूडेंट्स। यहां से आपको वाज़िह हो गया कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड और लैटिक्स एनर्जी में तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस और लैटिक्स एनर्जी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। यानी चार्जेस के दरमियान में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लैटिक्स एनर्जी क्या होगी? कम। ठीक है, अब डिस्टेंस कब ज्यादा होता है? आर यानी चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस तब ज्यादा होगा जब आयंस का या आयनिक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। फ्रेंड्स वी ऑल नो दैट यहां क्लोराइड तो फिक्स है, क्लोराइड का तो हम बात नहीं कर सकते, वो फिक्स है। लिथियम टू सीजियम वी ऑल नो दैट टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होता है, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होता है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। अब ये राइट साइड पे पिक्चर तो लगी है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम का टॉप टू बॉटम साइज दिखाया है, लेकिन ये थोड़ा सा एक एरर है, अब इसको ठीक कर लें। साइज बड़ा हो रहा है बेसिकली टॉप टू बॉटम। अब वैल्यू से आप अंदाजा लगा लें, साइज बड़ा होने पर क्या होगा? इस प्लस माइनस के दरमियान में डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं लिथियम क्लोराइड में डिस्टेंस कम है, सीजियम क्लोराइड में डिस्टेंस ज्यादा है। यानी टॉप टू बॉटम कैटाइन या एनाइन भी होता, कैटाइन या एनाइन दोनों केसेस में साइज के बढ़ने की वजह से, आयनिक साइज के बढ़ने की वजह से इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिक्स एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी, क्योंकि इनमें कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप गौर से देखिएगा, आप देखें टॉप टू बॉटम लैटिक्स एनर्जी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स कि लैटिक्स एनर्जी का टॉप टू बॉटम ट्रेंड आपको समझ आ गया आयनिक साइज के साथ। अब मैं बात करता हूं आयनिक चार्ज के साथ। स्टूडेंट्स वही फार्मूला जो मैंने पीछे लिखा है, इस केस में आप देखें ये वही फार्मूला जो मैंने लैटिक्स एनर्जी के लिए, जो कूलम्स फोर्स के लिए मेंशन किया था। बेसिकली यहां पर लैटिक्स एनर्जी लिख दिया गया है। बात एक ही है, क्योंकि लैटिक्स एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन है कूलम्स फोर्स के साथ। ठीक हो गया। अब यहां पर दो एग्जांपल हैं, सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को देखो तो दोनों में डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, 231 है, 239 है। यानी इसका मतलब यहां पर जो आर है नीचे, आर है यहां पे जो नीचे, वो हमने ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। अब बारी आती है चार्जेस की। इस पे देखा गया है तो +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। इस पे देखा गया है तो +2 चार्ज है और -2 चार्ज है। यानी कहने का मतलब है यहां पे अगर देखा जाए तो +1 एंड -1, अगर इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो 1 ही आएगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 ही आएगा। तो इसका मतलब चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी चार्जेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिक्स एनर्जी के। अगर आप सेकंड केस में देखो कैल्शियम ऑक्साइड के केस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड के केस में Q1 की जगह पे आएगा +2 और Q2 की जगह पे आएगा -2। अब Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4 टाइम्स,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब सेकंड केस में Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4 आएगा, और बाकी R तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। चार्ज 4 गुना बढ़ गया तो ऑब्वियसली लैटिक्स एनर्जी भी कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना। नोट करो, ये देखो सोडियम फ्लोराइड के केस में सिर्फ 910 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, और जबकि कैल्शियम ऑक्साइड के केस में ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो 4x है एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं कि लैटिक्स एनर्जी का क्या ताल्लुक होता है साइज के साथ और चार्ज के साथ। कंक्लूड करूं बात को, तो लैटिक्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और साइज के ऊपर। ये मैंने कंक्लूड कर दिया बात को। ओवरऑल चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, लैटिक्स एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ओवरऑल साइज जितना कम होगा, साइज के कम होने से लैटिक्स एनर्जी जो है, साइज के कम होने से लैटिक्स एनर्जी ज्यादा हो जाती है, साइज के बढ़ जाने से लैटिक्स एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि साइज और लैटिक्स एनर्जी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बातें सारी अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। जिन एसएलओस को हमने कवर किया है, हम उन एसएलओस को एक दफा दोबारा देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने आज के लेक्चर में बोर्न हाइबर साइकिल की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल पढ़ा। एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा एसएलओ रह गया है, हम इसको कल देखेंगे। और फर्दर हमने जो आज एसएलओ देखा उसमें था, एक्सप्लेन किया हमने इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस। ठीक है ना, एटॉमिक साइज कह दो, आयनिक रेडियस कह दो, एक ही बात है। ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिक्स एनर्जी, इसको भी हमने देख लिया, और साथ साथ हमने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर ली इन्वॉल्विंग एनर्जी साइकिल। फर्दर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज, आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी साइकिल, परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एनर्जी साइकिल्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज ऑन आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ये सारे हमारी कल की डिस्कशंस में आएंगे एसएलओस। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको मुकम्मल क्लैरिटी मिल चुकी है। एक आखिरी बात जो कि मैंने स्पेशल एक डायग्राम लगाई है, जिसके बारे में हमने कल डिटेल डिस्कशन की थी, वो आपकी बुक में भी डायग्राम मौजूद है, आपने उसको अच्छे तरीके से खुद ही एनालाइज करना है। मैं थोड़ा सी उसमें अपने इनपुट दे देता हूँ, बाकी आप उसको खुद भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो डायग्राम है जो मैंने कल स्टेप बाय स्टेप समझाई थी। हमने बनाना क्या है स्टूडेंट्स, NaCl। शुरुआत हमने कहां से की थी, शुरुआत हमने यहां से की थी। सबसे पहले सोडियम सॉलिड को किसमें चेंज किया था, सोडियम गैशियस के अंदर। आप देखो यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम है, और ये इसके ब्लॉक्स अलग अलग होने का मतलब है ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर हमने क्या किया था, इसी तरह देखो ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और अब ये एटॉमिक फॉर्म में आ चुका है क्लोरीन। तो पहले स्टेप्स में हमने सोडियम को चेंज करवाया था और क्लोरीन को चेंज करवाया था। फर्दर फिर हमने सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर सोडियम को आयोनाइज करवाया था। देखो यहां पर अब सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, और यहां पर सोडियम पे +1 चार्ज आ चुका है। इस काम के लिए 496 किलो जूल पर मोल की इन्वेस्टमेंट हुई थी। फर्दर हमने क्या किया, क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकलवाया था। इलेक्ट्रॉन हमने निकालने के लिए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला, और सॉरी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, उसके लिए -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और लास्ट में Na+ और Cl- आपस में अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद वो किसमें चेंज हो गए, NaCl में चेंज हो गए। ये सारा साइकिल हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था, आप अपनी बुक्स में से इसको देख लें। ये चीजें हमने अच्छी तरह से क्लियर कर ली हुई हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि हर चीज आपको क्लियर है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप मेरे से कर सकते हैं। अपने लेक्चर को फिर हम वाइंड अप करते हैं, अगर आप सब कुछ क्लियर है आपको। जी क्लियर है, ओके जी।